नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो ने किया स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी को दिया गार्ड ऑफ ऑनर। दौरे से और मजबूत होगी भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर और हिंद प्रशांत विजन। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर मुखर्जी की कई पहलों को बताया ऐतिहासिक। कोलकाता में गृह मंत्री डॉक्टर मुखर्जी की 125 फुट ऊंची प्रतिमा के शिलान्यास कार्यक्रम में हुए शामिल। अगले शैक्षणिक सत्र से बंगाल के स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल होंगे डॉक्टर मुखर्जी के योगदान। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट सदस्यों की बैठक जारी। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने कहा, करोड़ों राम भक्तों की आस्था से जुड़ा है मामला। व्यक्तिगत हित के लिए राजनीति करने से बचने की सलाह। सहकारिता मंत्रालय का 5वां स्थापना दिवस। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंत्रालय के गठन को बताया प्रधानमंत्री मोदी की दूरदृष्टि का परिणाम। कहा, सहकारिता की आधुनिक और पारदर्शी व्यवस्था से बदल रही है राज्यों की तस्वीर। और मुंबई में भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। विधानसभा की कार्यवाही करनी पड़ी स्थगित। किश्तवाड़ में मूसलाधार बारिश से 540 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना के क्षेत्र में भारी तबाही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। अगवानी के लिए खुद राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो एयरपोर्ट पर पहुंचे। उन्होंने बड़ी ही गर्मजोशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। हवाई अड्डे पर ही प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यह विशेष सम्मान दोनों देशों के आपसी ऐतिहासिक सांस्कृतिक रिश्तों की प्रगाढ़ता को दिखाता है। इससे पहले 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष विमान जैसे ही इंडोनेशिया की वायु सीमा में पहुंचा, इंडोनेशिया के जेट विमानों ने विशेष सम्मान दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी की। प्रधानमंत्री मोदी 8 जुलाई तक इंडोनेशिया की यात्रा पर रहेंगे। जकार्ता में प्रधानमंत्री के अभिनंदन के लिए भारतीय समुदाय उत्साहित नजर आया। होटल पहुंचने पर वहां मौजूद जनसमूह ने बड़ी ही आत्मीयता और गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए रामायण आधारित एक कठपुतली कला का प्रदर्शन किया गया। इसे गणेश वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज प्रिजर्वेशन कम्युनिटी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। रामायण एक वयांकलित कुलित प्रस्तुति इंडोनेशिया के सांस्कृतिक नजरिए से भारतीय पौराणिक कथाओं को प्रदर्शित करती है। इस दौरान इंडोनेशिया के छात्रों के समूह ने शिव स्तुति को भरतनाट्यम शैली में प्रस्तुत किया। भरतनाट्यम का स्रोत मुख्य रूप से देवादिदेव महादेव के आनंद तांडव को माना जाता है।
वहीं सांस्कृतिक सूत्रों के एक और महत्वपूर्ण सूत्र बौद्ध संस्कृति को भी प्रस्तुत किया गया। विहार धर्म रत्न द्वारा त्रिरत्न प्रदर्शित किया गया। और इसी के साथ खबरों में बढ़ते हैं आगे। जनसंघ के संस्थापक, प्रखर राष्ट्रवादी, शिक्षाविद और देश की एकता अखंडता के प्रबल समर्थक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज 125वीं जयंती है। राष्ट्र निर्माण, शिक्षा, उद्योग और सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान को आज पूरे देश में याद किया जा रहा है। वो देश के सबसे युवा कुलपतियों में शामिल रहे। स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बाद में जनसंघ की स्थापना कर देश की राजनीति को नई दिशा दी। जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण के पक्ष में उनके विचार और एक देश में एक निशान, एक विधान और एक प्रधान का उनका संकल्प आज भी स्मरण किया जाता है। उनकी जयंती पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। आज का दिन राष्ट्रवाद के पुरोधा और जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के रूप में मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भावुक और प्रेरणादायक लेख लिखा। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर मुखर्जी को भारत की एकता और अखंडता का महानायक बताते हुए उनके जीवन के अनकहे संघर्षों और राष्ट्र निर्माण में दिए गए उनके अतुलनीय योगदान को याद किया। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लेख में उन्हें जीवन को साहस और मां भारती के प्रति अटूट समर्पण का उदाहरण बताया है। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन सुख सुविधाओं से ऊपर उठकर राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित था। पीएम ने लिखा, उनका दृढ़ विश्वास था कि चाहे अंग्रेजी शासन का विरोध हो, सांप्रदायिकता से लड़ाई हो या मानवीय संकटों का सामना, वे अपने समय की इन चुनौतियों के सामने मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकते। इस सफर में उन्हें कई गहरे व्यक्तिगत दुख भी झेलने पड़े। पहले उन्होंने अपने छोटे बच्चे को खोया और बाद में पत्नी का भी निधन हो गया। लेकिन इन दुखद परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने हौसले को कमजोर नहीं पड़ने दिया। उनका संकल्प और सशक्त हुआ, राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पण और गहरा होता गया। लेख में सबसे खास जिक्र जम्मू कश्मीर का है। प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि कैसे डॉक्टर मुखर्जी ने देश की एकता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। पीएम मोदी ने लिखा कि साल 2019 में अनुच्छेद 370 और 35A को हटाना उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। पीएम मोदी ने लिखा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना था। देश के विभाजन के समय उन्होंने पश्चिम बंगाल को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वर्षों बाद इसी उद्देश्य से उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी संघर्ष किया। जेल और नजरबंदी भी उन्हें रास्ते से डिगा नहीं सकी। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे डॉक्टर मुखर्जी ने कभी भी राष्ट्रीय हितों पर राजनीति को हावी नहीं होने दिया। अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रहार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर मुखर्जी के संस्मरणों का उल्लेख किया। उन्होंने लिखा कि 75 वर्ष पहले पंडित नेहरू पहला संविधान संशोधन लेकर आए। इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर सीधा प्रहार माना गया। तब डॉक्टर मुखर्जी इसके सबसे मुखर आलोचक रहे थे। वे भली भांति समझ चुके थे कि कांग्रेस किस हद तक जा सकती है। समय के साथ उनकी यह आशंका सही साबित हुई। जो पार्टी 75 वर्षों पहले पहला संविधान संशोधन लेकर आई थी, उसी ने 1975 में देश पर आपातकाल थोपा। इतना ही नहीं, 50 वर्ष पहले 42वें संविधान संशोधन अधिनियम लाकर एक बार फिर लोकतांत्रिक मूल्यों की बुनियाद पर कुठाराघात किया।
प्रधानमंत्री ने देश के पहले उद्योग मंत्री के रूप में डॉक्टर मुखर्जी के विराट विजन को भी रेखांकित किया। उन्होंने दामोदर वैली कॉरपोरेशन और सिंदरी उर्वरक संयंत्र का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि ये आधुनिक भारत की नींव थे। प्रधानमंत्री ने अपने निजी अनुभव साझा करते हुए कहा कि सिंदरी संयंत्र का पुनरुद्धार करना उनके जीवन के सबसे अविस्मरणीय क्षणों में से एक रहा है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि डॉक्टर मुखर्जी ने अथक प्रयास किए थे, लेकिन कई दशकों तक सत्ता में रहने वाले लोगों ने घोर उपेक्षा की। अपने लेख के अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं से डॉक्टर मुखर्जी के दिखाए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। उन्होंने लिखा कि आज हमारा देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम प्रतिदिन उस भारत के निर्माण की दिशा में निरंतर प्रयास करें, जिसकी परिकल्पना डॉक्टर मुखर्जी ने की थी। पीएम मोदी ने देश के युवाओं पर विश्वास जताया कि वे इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बढ़ चढ़कर भागीदारी करेंगे और इस संकल्प को साकार करने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ जुट जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर कोलकाता के इको पार्क में उनकी 125 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम में भी भाग लिया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सरकार ने कहा कि यह पहल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राष्ट्र निर्माण में योगदान और उनकी विरासत को सम्मान देने के उद्देश्य से की जा रही है। गौरतलब है कि संस्कृति मंत्रालय ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में 2 वर्षीय राष्ट्रव्यापी समारोह की घोषणा की थी। इस अभियान का उद्देश्य राष्ट्रवाद, जनसेवा, शिक्षा, सांस्कृतिक चेतना और भारत की एकता के प्रति उनके योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना तथा उनकी विरासत को संरक्षित करना है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक और प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर पश्चिम बंगाल में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता स्थित मित्रा इंस्टीट्यूशन का दौरा किया, जहां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने शिक्षा ग्रहण की थी। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अगले शैक्षणिक सत्र से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन, व्यक्तित्व और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। उन्होंने विद्यालय के बुनियादी ढांचे के विकास और छात्रों के हित में कई अन्य घोषणाएं भी की। छात्रों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब युवा पीढ़ी नेशन फर्स्ट की भावना को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाए। उन्होंने 3 बार नेशन फर्स्ट का आह्वान करते हुए छात्रों से राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने की अपील की। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कोलकाता के रेड रोड स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने मुरलीधर सेन लेन पहुंचकर भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। राज्य भर में भारतीय जनसंघ के संस्थापक की जयंती पर विभिन्न सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों और आदर्शों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा तथा उनकी प्रेरणा से सुशासन और राष्ट्रहित को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनकी सरकार डॉक्टर मुखर्जी के सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वामपंथी दलों और तृणमूल कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि इन दलों ने वर्षों तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को भुलाने का प्रयास किया, लेकिन बंगाल की जनता ने उनके विचारों और विरासत को जीवित रखा। 125वां उनका जन्म दिवस चल रहा है। इसमें कुछ काम तो यहाँ भी होना चाहिए। लंबा इतिहास है। 1906 से 1970 तक यहाँ उन्होंने विद्यार्थी थे। उसका बाद 1924 से 1938 स्कूल का जो परिचालन कमेटी था उनका प्रेसिडेंट था। इसका बड़ा योगदान है इनका, विद्यार्थी के नाते, परिचालक के नाते। उसको तो ठीक ठाक रखना चाहिए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर जम्मू में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सबका साथ, सबका विकास की तर्ज पर ही काम कर रहे हैं। कि जनसंघ काल में जिस दीपक को
श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जलाया था वो दीपक विकास का था, विश्वास का था, सबको साथ लेके चलने वाला था। आज हम कह सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस मूल मंत्र के साथ काम करते हैं जिसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास छिपा। और मैं आज जम्मू कश्मीर के लोगों को स्पष्ट रूप से आह्वान करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम जम्मू कश्मीर के सुरक्षा के प्रति, जम्मू कश्मीर के विकास के प्रति और जम्मू कश्मीर के विरासत को आगे बढ़ाने के प्रति पूरी तरह से संकल्पित है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के मौके पर अंबाला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान जेपी नड्डा ने हरियाणा सरकार की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि 12 साल में हरियाणा में करीब 1300 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हरियाणा ने रोडवेज और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत तेज गति से विकास किया है। इसके अलावा दुनिया की सबसे बड़ी मारुति सुजुकी की फैक्ट्री खरखौदा में लग रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री की प्रशंसा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में बिना खर्ची, बिना पर्ची के नौकरियां दी जा रही हैं। हरियाणा तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। लगभग 1300 किलोमीटर की नेशनल हाईवे 12 सालों के अंदर हरियाणा के अंदर बनी है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। रोडवेज, रेलवेज, हर एक दृष्टि से इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत तीव्र गति से हरियाणा ने विकास किया है और उस विकास में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत बड़ा योगदान किया है। नायब सिंह सैनी जी की न खर्ची न पर्ची, और उसके बावजूद लगभग 35,000 लोगों को सी ग्रेड में नौकरियां दी गई हैं और उस तरीके से आगे बढ़ाने का काम हुआ है। इंडोनेशिया में जिन कलाकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, उनसे बातचीत की डीडी न्यूज संवाददाता आंचल गुलाटी ने। शिव स्तुति की भरतनाट्यम प्रस्तुति के लोगों ने भारत इंडोनेशिया के बीच मजबूत सांस्कृतिक सूत्र बताया। प्रधानमंत्री इंडोनेशिया जकार्ता पहुंच चुके हैं। उनके समक्ष जिस तरह से बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति की गई उनके आगमन के स्वागत में, आइए सीधे समझते हैं। मैम, जिस तरह से प्रधानमंत्री के समक्ष इन सब ने प्रस्तुति की, ये प्रस्तुति जो है वो किस बात को दर्शाती है और कैसे अंकित करती है? ये हमारी ट्रेडिशन इतना पुराना है, 2000 साल पुराना है। ये नाट्य शास्त्र में है, लिखा गया है कि शिव जी ने चिदम्बरम में नाट्य शुरू किया था, तो वही हमने दर्शाया। और बहुत ऐसा अपना एक प्राउड फीलिंग है कि अपना कल्चर हम लोग ज़िंदा रखते हैं यहाँ पे। इंडिया से थोड़ी दूर है, बस फिर भी एक और घर मिल गया इंडोनेशिया में, ऐसा लगता है। ये सारे जो हैं ये सब इंडोनेशिया हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, ये सारे इंडोनेशियंस हैं। और जैसे बाली हो या जावा हो, ये सारे लोग ना अपने अपने आर्ट को ज़िंदा रखते हैं। बाली में भी अपना बालिनीज डांस में महाभारत रामायण को दर्शाते हैं। ये सारी कहानियाँ पता है इनको। We are so happy and proud we got this chance to perform Bharatanatyam in front of Modi ji. I'm so happy because I think it's the same like a Balinese dance. शास्त्रीय नृत्य जिस तरह से प्रधानमंत्री की आगमन, उनकी आने की खुशी में यहाँ प्रस्तुत किया गया, आपने देखा कि जो कलाकार हैं वो इंडोनेशिया हैं लेकिन भारत से बहुत प्यार करते हैं। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ आंचल गुलाटी गुंबर, डीडी न्यूज़ के लिए सीधे जकार्ता से। वहीं रामायण के अनोखे अंदाज में प्रस्तुति देने वाले कलाकारों ने इसे गर्व और सम्मान का विषय बताया। प्रधानमंत्री इंडोनेशिया पहुंच चुके हैं और उनके आगमन की खुशी में सांस्कृतिक जो प्रस्तुतियां पेश की गई उसमें वयांग कुलित, जो कि एक बहुत ही प्राचीन कला है जब हम बात करते हैं इंडोनेशिया की, उसका भी प्रस्तुतिकरण किया गया। ये इतनी खास क्यों है? उनके कलाकार यहाँ मौजूद हैं, सीधे उनसे समझते हैं। Namaste, welcome to Indonesia. Namaste. Namaste. Actually, we perform from historical, traditional Indonesia culture. This name is Wayang Kulit or Puppet Sado. This theme is Ramayana. So the story about Ramayana, and then we are a group and so excited and so happy because we can welcoming Modi ji come to Indonesia. So enjoy Indonesia.
how India is connected to Indonesia culturally in a rich form. Okay. Actually, I'm very happy because we are so close. We are so good relation, not only in culture, also in everything. ये जो इनका प्राचीन कला का प्रस्तुतिकरण है ये दोनों देशों को और करीब लेकर आता है और ये बताता है कि भारत की संस्कृति की छाप कहीं ना कहीं इंडोनेशिया पर साफ नजर आती है। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ आंचल गुलाटी गुंबर, इंडोनेशिया, जकार्ता से। सहकारिता मंत्रालय के गठन के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित सहकार से समृद्धि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के 30 करोड़ से अधिक सहकारिता से जुड़े लोगों के वर्षों का इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन सहकारिता मंत्रालय का गठन कर समाप्त किया था। सहकारिता से जुड़े हुए देश के 30 करोड़ लोग और 8,50,000 से ज्यादा कोऑपरेटिव्स, जिसकी 75 साल से राह देख रही थी, आज से ठीक 5 साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार में प्रस्तापित करने का निर्णय आज के ही दिन किया था। मैं करोड़ों करोड़ों पशुपालक, छोटे किसान और कोऑपरेटिव से जुड़े हुए सहकार की भावना से युक्त सभी प्रकार की कोऑपरेटिव के सभी मेंबरों की ओर से सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का आज बहुत बहुत साधुवाद और अभिनंदन करना चाहता हूं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पुरी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य और भगवान जगन्नाथ की आगामी रथ यात्रा को लेकर रेलवे की ओर से की गई तैयारियों का निरीक्षण किया। इस मौके पर ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और भाजपा सांसद संबित पात्रा के अलावा कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ओडिशा के 1 दिवसीय दौरे पर हैं। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आज से केरलम के कोच्चि में ब्रिक्स वीमेन वर्किंग ग्रुप की 2 दिवसीय बैठक शुरू हो गई है। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी महिला सशक्तिकरण, महिला नेतृत्व वाले विकास और आपसी सहयोग को मजबूत करने पर मंथन कर रहे हैं। बैठक में महिलाओं की नेतृत्व क्षमता और सुशासन, वित्तीय एवं डिजिटल समावेशन, महिला उद्यमिता और कौशल विकास तथा जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और पोषण में महिलाओं की भूमिका जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो रही है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी विमेन वर्किंग ग्रुप की बैठक के बाद 8 और 9 जुलाई को ब्रिक्स महिला मंत्रिस्तरीय बैठक आयोजित होगी। We are delighted to welcome the senior officials and delegates from BRICS member countries for 2 days of discussions on advancing women's empowerment and women-led development. Guided by India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, the working group is discussing key priorities including women's leadership, entrepreneurship, digital and financial inclusion, and women's role in climate action, food security and nutrition. These deliberations will help build consensus on the outcomes that will be considered by ministers during the BRICS Women's Ministerial Meeting on the 8th and 9th of July. गुवाहाटी के सोनापुर में ब्रिक्स सदस्य देशों की एंटी ड्रग एजेंसीज के प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक शुरू हुई। इस बैठक का उद्देश्य मादक पदार्थों की तस्करी तथा नशीले पदार्थों से जुड़े उभरते खतरों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को और मजबूत करना है। गृह मंत्रालय के तहत कार्यरत नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में ब्रिक्स देशों के वरिष्ठ एंटी ड्रग अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ समन्वित कार्रवाई, डार्क वेब और क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से हो रहे अवैध नशीले पदार्थों के कारोबार तथा समुद्री मार्गों से होने वाली तस्करी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जा रही है।
एनसीबी के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि वैश्विक स्तर पर मादक पदार्थों की समस्या का समाधान केवल सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। उन्होंने बताया कि भारत पहली बार ब्रिक्स देशों के एंटी ड्रग एजेंसीज के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी कर रहा है। उन्होंने कहा कि 2 दिवसीय विचार विमर्श में डार्क वेब पर संचालित ड्रग मार्केट, क्रिप्टो करेंसी के जरिए होने वाले लेन देन और समुद्री मार्गों से होने वाली तस्करी जैसी प्रमुख चुनौतियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने गृह मंत्रालय के वर्ष 2029 तक देश से मादक पदार्थों की तस्करी समाप्त करने के रोड मैप का भी उल्लेख किया। Youth is getting involved in drugs, and is a problem that we have to fight together. Different nations, they have to come together to fight this scourge, and this is an effort, this is an initiative that India has taken to host this meeting for the first time of the heads of anti-drug agencies of the BRICS nations in Guwahati. And in these deliberations over 2 days, we will be discussing many important topics that concern the world today. One is the use of darknet markets and the use of cryptocurrencies, then the movement of drugs through maritime routes, and so on and so forth. So it's an important step that we have taken under the visionary leadership of our Prime Minister, Shri Narendra Modi. And you are also aware that recently our Home Minister unveiled a roadmap to control drugs, a national roadmap to control drugs in the next 3 years by 2029. इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।